हेलो एवरीवन। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ द गैप फिलिंग सीरीज। इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज। तो इस पोर्शन से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। और इसमें सारी टेस्ट सीरीज को मैंने कंसल्ट करके ही ये डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें सारे पॉइंटर्स, जिन पॉइंटर्स पे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे इंक्लूड करे हैं। तो पहला हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहला है, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट। दैट मीन्स कि स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट क्या सारे फंडामेंटल राइट्स हैं? यस, ये स्टेटमेंट यस है। तो ये एक्सट्रीम लग रही है, लेकिन ये यस है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन ही यही है कि स्टेट अगर कुछ भी वायलेट करती है आपके राइट्स, तो कोर्ट जो है एक्शन ले सकता है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, रिट्स आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है? तो ये गलत है। कुछ राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अलग हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे डिफेमेशन हो गया, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर है। जैसे कि आर्टिकल 23, 24 के अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया, तो प्राइवेट मेंबर्स के अगेंस्ट भी है। अनटचेबिलिटी हो गया, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है ना। बट नॉट ऑल। आर्टिकल 14 है, 15 है, वो तो स्टेट के अगेंस्ट ही है ना, बेसिकली। तो ये बात ध्यान में रखनी है। फिर आपको ये देखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो कर्टेल होते हैं, कौन कौन सी इमरजेंसी में होते हैं। तो आप ये देखना है, ओनली अंडर नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्टेल्ड। जब प्रेसिडेंट रूल होता है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी जो होती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है, इसमें फंडामेंटल राइट हमारे कर्टेल नहीं होते हैं। तो इस पर क्वेश्चन बन जाता है, स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है। फिर आता है अमेंडमेंट्स इन फंडामेंटल राइट्स। अब अमेंडमेंट, जो गोलकनाथ केस था हमारा 1967 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स हमारे अमेंड नहीं हो सकते, क्योंकि पार्लियामेंट अमेंड करना चाह रहा था। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं हो सकते, तो इसके अगेंस्ट कोर्ट, और उसमें यह था कि कोर्ट ने यह बोला था बेसिकली नहीं हो सकते, मतलब उसकी वर्डिंग क्या थी कि जो आर्टिकल 368 है ना, वो लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 368 भी आर्टिकल 13 के अंदर आ गया था। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता। इसके अगेंस्ट फिर गवर्नमेंट क्या लेके आई थी, 24th, मतलब जो पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें आर्टिकल 368 के अंदर ये जोड़ दिया कि 368 इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13। मतलब अगर हम फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 368 से वायलेट कर दे, पार्लियामेंट कर दे, तो फिर कोर्ट की पावर नहीं है उसको वॉइड करने की। ठीक है, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। फिर इसका रेस्पॉन्स क्या था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, इसको जो आर्टिकल 368 में जो एडिशन किया था कि इट इज नॉट अंडर आर्टिकल 13, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड ठहराया था, लेकिन बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन दी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर आप वॉयलेट नहीं कर सकते। तो ये फिर मिडिल ग्राउंड सेट हुआ था बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। अब ये है कि एब्सोल्यूट है क्या, तो ये यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है उनके ऊपर, कि राइट टू स्पीच है, तो तुम कुछ भी नहीं बक सकते पब्लिक में। ठीक है, डिफेमेशन का है, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं। ठीक है, तो जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गया, डिफेमेशन हो गया, तो ये सब क्लॉजेज हैं, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे ये बात आती है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो हैं, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। अब मैंने यहाँ पे क्या है, सारी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है हर फंडामेंटल राइट की इंक्लूड नहीं करी है, वो आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़ोगे। लेकिन जब भी आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जितनी भी है ना, वो सारी देखनी है आपको। ये एक टास्क है, जब भी आप रिवाइज करो तो आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पे फोकस करना है। अब बात आती है कि क्या जुडिशरी स्टेट का पार्ट है? जो आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन करी गई है, क्या जुडिशरी पार्ट है उसका? नहीं, एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है ना जुडिशरी की, वो पार्ट है, और जुडिशरी जो है फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अपने लिए। लेकिन अगर डेफिनेशन अगर पूछ लिया जाए, आर्टिकल 12 डिफाइन स्टेट एंड जुडिशरी इज पार्ट ऑफ स्टेट, सो दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये अशोक हुर्रा केस था, जिसमें एससी ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड बाय एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, और ये भी बोला था कि सुपीरियर कोर्ट डू नॉट फॉल अंडर एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12, मतलब स्टेट का पार्ट नहीं है बेसिकली। ठीक है, कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी ये क्लैरिफाई कर दिया है।
तो जैसे ये था कि 368 डिक्लेयर्स दैट कि आर्टिकल 13, ये मैंने बता दिया आपको ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना वो आर्टिकल 13 का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट हमारे वायलेट नहीं हो सकते, तो इसके थ्रू वायलेट कर सकते हैं गिवन की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो वायलेट ना हो। अब आर्टिकल 13 जो है जो लॉ डिफाइन करता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, स्टेटमेंट 1 पे दे देगा, तो आप ये सारी पढ़ो कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, लेजिस्लेशन, रूल्स, कस्टम्स जो है गवर्नमेंट के और जिनका फोर्स ऑफ लॉ है वो सारे के सारे जो है हमारे आर्टिकल 13 के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर जैसे वो सिचुएशनल भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि जैसे ऐसा है कि डीएम है उसने ये कर दिया तो क्या वो पार्ट होगा आर्टिकल 13 का? हाँ होगा वो पार्ट। अगर ओरल ऑर्डर भी है तो वो भी पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इज ओरल ऑर्डर ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 13? यस, इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 13, क्योंकि यहाँ बोला है इवन कस्टम्स हैव अ फोर्स ऑफ लॉ। जैसे कस्टम है ना ये कि ओरल ऑर्डर दिए जा रहे हैं तो वो भी फोर्स ऑफ लॉ का काम करेगा, ठीक है, इवन दो इट इज हैड नो रिटन सैंक्टिटी। अब क्लास लेजिस्लेशन को आर्टिकल 14 फोरबिड करता है। क्लास लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है कि स्पेसिफिक क्लास को कोई प्रिविलेज दे दिया, स्पेसिफिक क्लास को, क्लास ऑफ सिटीजन को कुछ डिग्रेडेशन दे दी, ठीक है, फोरबिड करता है इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस में फोरबिड करता है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड, रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड, दैट मीन्स जो हमारे रिजर्वेशन है SC ST वुमन के, तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है बिकॉज दे आर डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो रीजनेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि हमारा ये जो एक्ट आया था हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन देता है कि माइनॉरिटीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, जो कि पहले इंडिया का पार्ट, मतलब एक इंडिया सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करते थे, ठीक है, तो उनको हम थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज देंगे क्योंकि दे आर हेल्ड under the mercy of the majority of that countries because that countries have a नॉन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, ठीक है। तो ये जस्टिफाइड हो जाता है इसकी वजह से, रीजनल क्लासिफिकेशन की वजह से। इसीलिए कोर्ट में जो CA है प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लेकिन ये मतलब वॉइड नहीं करेगा कोर्ट इसको क्योंकि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। फिर कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट इक्वलिटी अमंग ऑल, ठीक है। एब्सोल्यूट इक्वलिटी को नहीं बोलता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स एब्सोल्यूट इक्वलिटी, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। एब्सोल्यूट इक्वलिटी का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक इक्वलिटी है तो सब में बराबर बांट दो, तो ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। देयर आर ऑल्सो नेचुरल इनइक्वलिटीज। अब ये नेचुरल इनइक्वलिटी का क्या कंसेप्ट है? किसी की हाइट छोटी होती है, किसी का दिमाग तेज होता है, तो ये नेचुरल इनइक्वलिटी है, तो ये तो रहेंगी ना, परसिस्ट करेंगी। तो आर्टिकल 14 एनी ह्यूमन इंटरवेंशन कैन नॉट गारंटी दैट, इवन इफ यू गारंटी दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल। तो जैसे मैंने एलिमिनेशन टेक्निक में बताया था कि जो भी इलॉजिकल स्टेटमेंट है ना वो आप करेंगे तो ये इलॉजिकल लग रहा है नेचुरल पर्सपेक्टिव में भी, ठीक है। अब एक ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली रट लो कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। ये सही बात है, ठीक है। ये भी उसी से रिलेटेड है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि जैसे एक गरीब है एक अमीर है, जिसके पास बहुत पैसा है जिसके पास लॉयर को देने के पैसे नहीं है, तो दोनों एक स्टैंडिंग में नहीं है, उनके ऊपर थोड़ा लॉ एक ही है लेकिन उसकी जजमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी दोनों के केसेस में, ठीक है। कि कि जैसे एक बहुत अमीर आदमी है, उसने जो है किसी का शोषण किया है, ठीक है, और एक बहुत गरीब आदमी है, उसने एक अमीर औरत ने इल्जाम लगाया कि वो उसका शोषण कर रहा है, तो केस इज नॉट द सेम बेसिकली। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, कई जजमेंट में बोला है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आप करेक्ट करोगे इसको। फिर आर्टिकल 15 स्टेट्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बाई RRCSP कि रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। लेकिन आप ये देखो कि लैंग्वेज और रेसिडेंस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। लैंग्वेज और रेसिडेंस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं कि आप यहाँ रहते हो तो आपको यही नौकरी मिलेगी। जैसे हरियाणा ने बोला था कि हरियाणा के जो लोग हैं उनको जो क्लरिकल जॉब्स हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में वो हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस के ऊपर बोला। फिर लैंग्वेज के ऊपर भी बोल सकते हो कि अगर आपको ये लैंग्वेज आती है किसी भी स्टेट में तभी आप उस जॉब को पा सकते हो, ठीक है। तो इस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो आपको ये हर फंडामेंटल राइट में देखनी ही है।
फिर साइंटिफिक एंड टेक्निकल फोर्स विच सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी एग्जेम्प्टेड। अब जैसे रिजर्वेशन हमारा कुछ पोस्ट पे अप्लाई नहीं होता है, वो कौन सी पोस्ट है? जैसे मिलिट्री में अप्लाई नहीं होता, आपको पता है कि प्रॉपर मेरिटोक्रेसी चलती है वहां पे ये नहीं देखा जाता कि आपकी कास्ट है, रिलीजन क्या है, कुछ नहीं देखा जाता। ठीक है, जेंडर देखा जाता था, लेकिन वो भी अब खत्म हो रहा है। सिमिलरली कुछ ऐसी साइंटिफिक पोस्ट हैं जहां पे अगर हम थोड़ी मेरिट को डाउन कर देंगे किसी भी रीजन से, ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो ऐसी पोस्ट कौन कौन सी हैं? द पोस्ट, उसकी क्या मतलब क्राइटेरिया है? तो इस तीन जो क्राइटेरिया हैं, इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया पूछ के आपका स्टेटमेंट बन जाती है। द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स अबव द लोअर ग्रेड इन ग्रुप ए, मतलब ग्रुप ए की पोजीशन होनी चाहिए। पहला तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि क्लासिफाइड है साइंटिफिक और टेक्निकल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑर्डर 1961। अब कुछ पोस्ट इस ऑर्डर में, ऐसा कोई लॉ नहीं बना है दैट देयर विल बी ए लॉ, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें वो पोस्ट मेंशन करी गई है, वो एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसमें मेंशन करी गई है। ठीक है, तो सीएसआईआर की जो एक्टिविटीज हैं उसमें ये अप्लाइड है कि वो साइंटिफिक टेक्निकल पोस्ट है, तो यहाँ रिजर्वेशन नहीं चलता है। ठीक है, दूसरा है द पोस्ट शुड बी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च और फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग रिसर्च। तो रिसर्च से रिलेटेड होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि शुड बी स्ट्रिक्टली टू एग्जीक्यूशन ऑफ कोई प्रोजेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। आप ये देखोगे इसरो में रिजर्वेशन है, तो इसरो में क्या है? ठीक है, एग्जीक्यूशन है बेसिकली। ठीक है, जो रिसर्च वाला एस्पेक्ट है वो सीएसआईआर या इसरो की किसी ब्रांच में होता होगा, वहां पे नहीं होता होगा रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये देखना है। तो ये कैबिनेट ऑर्डर 1961 अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि कैबिनेट ऑर्डर से है, वो लॉ नहीं है उसका। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बाई ये लॉ, तो बाई ये लॉ नहीं है, ठीक है, ऑर्डर से है। फिर राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी इज ए फंडामेंटल राइट। जैसे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है ना, तो वो एसोसिएशन भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप बना सकते हो, तो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है तो कई बार गलती कर देते हैं लोग। तो इट इज नॉट ए लीगल राइट, ये लीगल राइट नहीं है हमारा, ये फंडामेंटल राइट है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो ये देखना है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट? मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट जो कि हमारे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 36 तक, 35 तक जो भी है, वो सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज आ जाएगी फंडामेंटल राइट हो जाएगा, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21 के अंदर जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ऐड हुए हैं वो भी फंडामेंटल राइट हमारे हो जाते हैं। फिर दूसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो होता है जो इन आर्टिकल्स के अंदर नहीं है, मतलब जिसपे आर्टिकल 32 अप्लाई नहीं होता है, वो सारे राइट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया राइट टू वोट। अब इस पे थोड़ी डिबेट हो सकती है कि राइट टू वोट है कि नहीं, लेकिन ये, और जैसे आर्टिकल 335 है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो, और ये इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे क्या रिट लग सकती है? देखो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग सकती इन पे रिट, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में लग सकती है इनकी रिट्स। आप लगा सकते हो। फिर आता है हमारा कि क्रिमिनल केसेस कैन नॉट बी अप्लाइड इन रेट्रोस्पेक्टिव मैनर, ओनली सिविल केसेस कैन। ठीक है, तो आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 आप पढ़ोगे तो पता लगेगा कि कुछ ऐसे सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस का बताया गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव लगा सकते हो कि नहीं, तो क्रिमिनल केसेस पे नहीं लगा सकते। ठीक है, ओनली सिविल केसेस। जैसे आपने देखा होगा टैक्सेशन केसेस पे लोग यूजुअली लगता है, तो टैक्सेशन क्या है? इज ए सिविल केस बिटवीन टू पार्टीज, पार्टी वन इज गवर्नमेंट, पार्टी टू इज एनी कंपनी, तो सिविल केस है बेसिकली, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव लगा सकते हो। ऐसे ही प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ओनली एक्सटेंड टू क्रिमिनल लॉ नॉट सिविल लॉ। ठीक है, जैसे उसमें बोला गया है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, इट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, तो ये भी सिविल लॉ में नहीं हो सकता। कि जैसे किसी ने बोला है कि मैंने वो जमीन खरीदी या बेच दी, तो उसकी बात को मान लिया जाएगा, लेकिन क्रिमिनल अगर मैं बोल रहा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन में, किसी पुलिस कस्टडी में कोई आदमी बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया है, तो उसकी इनएडमिसिबल होगी वो जो स्टेटमेंट है। क्यों इनएडमिसिबल होगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, आर्टिकल 20 बोलता है। फिर ऐसे ही एक्सपोज फैक्टो लॉ इज एप्लीकेबल इन सिविल केसेस एंड नॉट इन क्रिमिनल केसेस। एक्सपोज फैक्टो लॉ क्या होता है ना, इसका मतलब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ही होता है, ये अलग टर्म है, ये आप ध्यान रखें। एक्सपोज फैक्टो लॉ इज इक्वल टू रेट्रोस्पेक्टिव लॉ।
ठीक है, अब ये इसमें थोड़ा डाउट, जो फंडामेंटल राइट है इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, आप फंस जाते हो कई बार, कि जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यस, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में ये अप्लाई नहीं होता है। कौन सा केसेस है? कि मटेरियल ऑब्जेक्ट को शो करना, ठीक है, कि ओरल एविडेंस जैसे बोल रहा है वो, कि मुंह से कुछ बोला तो इनएडमिसिबल है, कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि मैंने मर्डर किया तो उसकी बात इनएडमिसिबल है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है, ठीक है, कि वो लिख के दे रहा है, ओरल नहीं दे रहा है लेकिन वो लिख के दे रहा है, साइन करके दे रहा है, तो वो भी इनएडमिसिबल है, क्योंकि वो भी एक तरीके से डॉक्यूमेंट माना जाएगा। लेकिन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, अगर उससे बोला जाएगा कि भाई खून का जो, जिससे आपने मर्डर किया वो वेपन कहाँ छुपा रखा है, वो वेपन मिल जाता है, ठीक है, तो वो एविडेंस है। ठीक है, थंब इम्प्रेशन एविडेंस है, ठीक है, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते हैं। फिर स्पेसिमेन सिग्नेचर है, ठीक है, ब्लड स्पेसिमेन है, तो आपको ये नया पूछ लेगा कि क्या डीएनए भी है? डीएनए मतलब पुलिस जबरदस्ती ले सकती है आपका, तो यस, डीएनए भी है, क्योंकि वो ब्लड स्पेसिमेन का पार्ट हो गया हमारा, बेसिकली देखा जाए तो। एग्जीबिशन ऑफ बॉडी है, ठीक है, तो ये हमारा बैन नहीं है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। फिर 23 आर्टिकल कहता है कि ह्यूमन बेगार जो है फोर्स लेबर को, मतलब इलीगल है फोर्स लेबर, और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स भी हमारा इलीगल है, दैट इज बैंड अंडर आर्टिकल 23। अब ये बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और स्टेट के अगेंस्ट दोनों के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर्स दिए गए हैं इससे रिलेटेड कुछ, जैसे नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन, क्योंकि फोर्स लेबर गवर्नमेंट ही नहीं कराती ना, बहुत सारे जो पहले जमींदार होते थे वो भी कराते थे, ठीक है। अब ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है, ये तो हमारा हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए कौन से हैं, फॉरेनर के लिए कौन से हैं। तो फॉरेनर के लिए आप ये, मैं दोबारा बोल देता हूं, मैंने बताया प्रीवियस वीडियोस में, 15, 16, 19, 29, 30, तो ये फॉरेनर के लिए नहीं है, बाकी सारे फॉरेनर के लिए हैं, ठीक है। और आर्टिकल 22 जो है ना, वो भी फॉरेनर के लिए है, लेकिन एनिमी फॉरेनर के लिए नहीं है। एनिमी कोई फॉरेनर है उसके लिए नहीं है, मतलब एनिमी कोई कंट्री है उसका कोई सिटीजन है उसके लिए नहीं है, आर्टिकल 22 मतलब प्रोटेक्शन नहीं है उसमें। बाकी ये जो है ये पेट है, कि किसी भी फॉरेनर्स के पास ये राइट नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। तो ये देखो आर्टिकल 23 के इसमें आता है, यस, मतलब कि किसी फॉरेनर को किसी ने बॉन्डेड लेबर बना रखा है, जैसे स्लेवरी अगर अफ्रीका से ले आए तो वो इलीगल है, ठीक है, उसको भी प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 23, ठीक है। अब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का क्या मतलब है, ठीक है, इसमें 4-5 पॉइंटर्स दिए गए हैं, इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन लाइक गुड्स, ठीक है, सेलिंग एंड बाइंग हो गया। अब इसमें जैसे ट्रैफिकिंग है, अब इसमें जैसे बच्चे बेच देते हैं वो सब इंक्लूड है इसमें। फिर इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट ए क्राइम पर से, बट ट्रैफिकिंग इज क्राइम, ठीक है, कि जो ब्रोकरेज होती है ना, ब्रोकरिंग, वो बैंड है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका, मतलब आ सकता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी। और जो हमारा इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, तो उसके अंदर भी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरा लॉ पास किया गया है इसके लिए, ठीक है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। देवदासी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि देवदासी भी हमारा आर्टिकल 23 के अंदर आएगा, ठीक है। फिर स्लेवरी, तो आप ये कह सकते हो कि अगर स्टेटमेंट आ गई कि देवदासी इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, तो यस, इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि देवदासी में ये क्या कंसेप्ट है कि 18 साल के ऊपर कोई अगर मीराबाई बन जाए दैट इज फाइन, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को बचपन से ही, कि 4-5 साल की लड़की है उसको आपने टेम्पल में दे दिया और वो जो है पूरी लाइफ सर्विस कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। अपने कॉन्शियस डिसीजन से आप जा रहे हो, मॉन्क बन रहे हो, दैट इज फाइन, ठीक है, लेकिन बचपन से आप फोर्स नहीं कर सकते। सिमिलरली अप्लाइज टू ऑल केसेस। फिर आर्टिकल 23 परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बताया था एक्सेप्शन हर फंडामेंटल राइट में है। तो स्टेट कंपलसरी सर्विस डिमांड कर सकती है कि लड़ाई हो गई तो बोल सकते हैं कि भाई बंदूक पकड़ो और निकलो, ठीक है, बॉर्डर पे लड़ो, बोल सकती है कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेज, जैसे कि बोल सकती है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई तो पब्लिक को काम पे लगा सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस के लिए बोल सकती है। नॉट ऑल पर्सन आर ट्रीटेड इक्वली लाइक जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्टिंक्शंस कैन बी मेड नॉट इन केस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। अब इसमें भी जो है कि क्या हर आदमी को बोल सकती है गवर्नमेंट? नहीं, ठीक है,
तो आप ये देखो कि रेस, रिलीजन और कास्ट पे डिफरेंशिएट नहीं करेगी। फॉर इंस्टेंस कि अगर लड़ाई होगी बॉर्डर पे और गवर्नमेंट ने बोल दिया सिर्फ पंजाब के लोग लड़ेंगे, तो ये तो गलत हो गया ना। रेस पे आप नहीं कर सकते, रिलीजन पे नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सिर्फ हिंदू लोग लड़ेंगे या मुस्लिम लोग लड़ेंगे, ये भी नाइंसाफी है। कास्ट के बेस पे नहीं बोल सकती, लेकिन जेंडर के बेस पे तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हो ना, जेंडर के बेस पे, है ना। प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे कर सकते हो आप डिफरेंशिएट, रेसिडेंस के बेस पे कर सकते हो आप डिफरेंशिएट। कि जैसे अगर पंजाब में लड़ाई है तो पंजाब के लोगों को बोला जा सकता है कि लड़ो आप, ठीक है, क्योंकि रेसिडेंस के बेस पे आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो, ठीक है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, ठीक है। मतलब पहले जो बोला था पंजाबी का मतलब आई वाज मीनिंग सिख बेसिकली, सॉरी फॉर दैट। फिर आर्टिकल 24 डज नॉट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये कि जो हमारा एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, चाइल्ड लेबर एक्ट जो है, तो उसमें ये बोला गया है कि किसी भी चाइल्ड को आप एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते किसी भी जगह पे, तो यहाँ आ जाता है। लेकिन आर्टिकल 24 में ऐसा नहीं लिखा है। आर्टिकल 24 में सिर्फ ये लिखा है कि ओनली इन हजार्डस वर्क, फैक्ट्री, माइन, हजार्डस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन, रेलवे, उसमें नहीं काम कर सकते। लेकिन अगर आप किसी इनोसेंट वर्क को सिखा रहे हो, ठीक है, हार्मलेस वर्क को सिखा रहे हो, तो आप उसमें एम्प्लॉय कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस कि चिल्ड्रन, आपने देखे होंगे एड्स में, कि आइसक्रीम का एड है उसमें चिल्ड्रन आ रहा है, मतलब चाइल्ड आ रहा है, तो भाई ऐसे तो वो भी जो है एम्प्लॉय हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो। क्या वो एम्प्लॉयमेंट मानोगे आप? नहीं मानोगे उसे एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आर्टिकल 24 ये कहता है एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में आप कर सकते हो। कि जैसे जो हमारे टैलेंट शोज होते हैं उसमें भी बच्चे जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, और बहुत मेहनत भी करते हैं, तो वो हार्मलेस एक्टिविटी है और इनोसेंट वर्क है, उसमें चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे ही घर में अगर आप कारीगरी वगैरह सिखा सकते हो बच्चों को तो सिखा सकते हो। The state has power to regulate any economic or political activity associated with religious activity। मतलब आर्टिकल 25 जो है वो राइट टू रिलीजन देता है, लेकिन स्टेट क्या रेगुलेट कर सकती है? तो यस कर सकती है, ठीक है। किस बेसिस पे कर सकती है? ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। वैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ अगर वायलेट कर रही है कोई रिलीजियस प्रैक्टिस, तो उस पर स्टेट रेगुलेट कर सकती है। दैट इज वाई ट्रिपल तलाक जो लॉ है वो हमारे आर्टिकल 25 का वॉयलेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था ये चीज, तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी दूसरी पार्टी, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई पब्लिक जो मोरालिटी है वो इससे जस्टिफाई नहीं होती, ठीक है, और वो जैसे कुरान के अगेंस्ट भी है, वो तो था ही, ठीक है। और स्टेट क्या सिर्फ हमारी आ जाता है कि सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटी है, कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट जो है किसी टेम्पल को कंट्रोल कर रही है, तो इसमें बोला गया है कि हर चीज रेगुलेट कर सकते हो, मतलब एक्सेप्ट रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी, मतलब रिलीजियस एक्टिविटी को छोड़ के स्टेट हर एक्टिविटी जो है उसकी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन आप ये देखोगे कि ये एक्टिविटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं, क्या ये इम्पैक्ट नहीं करती रिलीजियस एक्टिविटी को? तो यस करती हैं, लेकिन स्टेट को ये राइट दिया गया है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस की टेम्पल एंट्री मूवमेंट चल रहा है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट चल रहा है, तो स्टेट क्या कर रही है? टेम्पल एंट्री मूवमेंट में स्टेट कहती है कि भाई ये रिलीजियस जो सैंक्टिटी है उसमें हम जो है अलाउ कर सकते हैं, जैसे वुमन को सबरीमाला में अलाउ किया था, ठीक है। लेकिन वो रिलीजियस एक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में फिर वो फंडा आ जाता है कि भाई रिलीजन कह रहा है कि नहीं कर सकते कुछ टेम्पल्स में, नॉट ऑल बट कुछ टेम्पल्स में आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फिर डिबेट चली थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट बेसिकली, ठीक है, वो सेक्युलर एक्टिविटी है, उसमें आप स्टेट कंट्रोल कर सकती है। तो अब ये आ रहा है कि फ्री टेम्पल्स फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, की स्टेट कंट्रोल में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट आ गई, उसका तुम्हारा क्या लीनिंग है, उसका वोट बैंक क्या है, तुम्हें नहीं पता है। अगर वो गवर्नमेंट किसी टेम्पल को कंट्रोल कर रही है, तो उसके उससे टेम्पल से जो भी डोनेशंस फंड्स आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो टेम्पल में ना लगा के किसी और एक्टिविटी में लगा सकती है। तो ऐसा बहुत केसेस में हुआ है, स्पेशली इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे फ्री टेम्पल्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये एक डेवलपिंग टॉपिक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो इन लेटर पीरियड ऑफ टाइम। फिर आर्टिकल 25 गारंटीज राइट ऑफ इंडिविजुअल
अब ये जो राइट टू रिलीजन है ना, तो इंडिविजुअल्स के लिए आर्टिकल 25 अप्लाई होता है, लेकिन रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए आर्टिकल 26 अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ सकती है कि आर्टिकल 25 फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशंस, और वो स्विच कर सकता है। ठीक है, तो ये देखना है। आर्टिकल 26 जो है कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रमोट करता है। तो जैसे हमारा वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड तो इलीगल हो जाएगा अगर ऐसे है, तो इंडिविजुअल का राइट है तो नहीं, वक्फ बोर्ड इलीगल नहीं होता है, वो कलेक्टिव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर आएगा। ठीक है, ऐसे ही जो टेम्पल ट्रस्ट्स होते हैं तो वो भी 26 के अंडर आते हैं, वो रेगुलेट अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आता है कि 27 में कि क्या पब्लिक मनी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कई अपोजिशन लीडर वैसे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा पैसा देती है टेम्पल्स में, वो जो है इतना मॉस्क बिल्डिंग में नहीं देती है लेट से। ठीक है, तो आप ये देखो गवर्नमेंट जो इनकी डोनेशंस है वो भी तो ले रही है, डोनेशंस जो है करोड़ों में आती है, करोर्स, और गवर्नमेंट लाइक्स में स्पेंड करती है, तो वो पैसा जो है कहाँ जाता है। ठीक है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में फंड होता है। ठीक है, मॉस्क जो है वो वक्फ बोर्ड हैंडल करता है, तो वो एक अलग बॉडी बना दी गई है। सो देर इज ए सेपरेट बॉडी, जैसे सिक्स की जो हमारे गुरुद्वारे हैं उनकी भी एक अलग बॉडी है कि शिरोमणि जो क्या नाम है उसका, भूल रहा हूँ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ठीक है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो इंडिया के जितने भी गुरुद्वारे हैं वो सबको रेगुलेट ये बॉडी करती है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड जितने भी इंडिया के मॉस्क हैं वो रेगुलेट करती है। तो ऐसे हिंदूज की कोई बॉडी नहीं है, देर इज नो एक कंसंट्रेटेड बॉडी है कि जो सारे टेम्पल को कंट्रोल करती है, तो स्टेट ही करती है बेसिकली। तो ये एलिगेशन लगते हैं स्टेट पे कि भाई स्टेट जो है फंड करती है फिर टेम्पल्स को, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये तो आर्टिकल 27 का वायलेशन हो गया। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है हमारा कि पब्लिक मनी कैन नॉट बी यूज फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी और ऑल रिलीजन्स। ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। देखो, अगर आप ऑल रिलीजन्स की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हो तो ये स्टेटमेंट सही है कि टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। अगर ये आ गया टैक्स मनी आप यूज ही नहीं कर सकते, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान देने वाली जरूरत है कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आप प्रमोट कर रहे हो ना तो गलत है, लेकिन आप अगर ऑल रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो तो वो सही है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि भाई 50-50 करो। 50-50 मतलब देयर आर 6 रिलीजन, तो अगर गवर्नमेंट जो है 100 रुपए खर्च कर रही है तो सब पे जो है 16.66 रुपीज करे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट बहुत चलता है कि क्यों इस जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इसको नहीं चैलेंज किया जाता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से वो जस्टिफाई हो जाता है हमारा, बिकॉज मेजोरिटी रिलीजन है उस हिसाब से। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी है। देखो, आजादी के बाद से अगर गवर्नमेंट चाहती, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ले भी आई कि गवर्नमेंट जो है रेगुलेट नहीं करेगी, सेक्युलर गवर्नमेंट है, बट व्हाई हैव नॉट दे लीव द टेम्पल्स ऑन देयर ओन, व्हाई हैव दे कंटिन्यूड रेगुलेटिंग द टेम्पल्स। तो ये क्वेश्चन पूछने वाली बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी जब देखेंगे। लेकिन मेजर सीधा सीधा आंसर है, अंग्रेज करते थे, ब्रिटिश करते थे। ब्रिटिश क्यों करते थे? क्योंकि सारी जो पैसा था वो टेम्पल्स में ही था, तो लूट मार करने के लिए करते थे। लेकिन आजादी के बाद भी गवर्नमेंट्स ने वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करी। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के रीजनिंग अलग थी कि सोशल जो जस्टिस है उसके लिए करी, कि ओपनिंग टेम्पल्स टू ऑल रिलीजन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस के लिए करी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका सही होगा, ठीक है, क्लीनलीनेस वगैरह जो फैसिलिटीज हैं डिवोटीज को वो मिलेंगी। तो ये गवर्नमेंट की रीजनिंग थी, लेकिन मोर और लेस वही कंसेप्ट चला आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी सेल्फ फंड करने के लिए ही टेम्पल्स पे कंट्रोल करती हैं यूजुअली। फिर ये और बोला गया है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट सही है कि अगर कोई पार्टी बोले कि एक सेस हम लगाएंगे जिससे हिंदुइज्म का प्रमोट होगा, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है that no person shall be compelled to pay any tax for promotion and maintenance of any particular religion or religious denomination। अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम सेस ले रहे हैं इस चीज को, इस रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, फॉर ऑल रिलीजन इट इज फाइन, और पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लिए आप स्पेशल टैक्स नहीं लगा सकते। फिर आर्टिकल 29-30 में थोड़े डिस्टिंक्शंस हैं जिसपे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल 29 जो है ना,
वो बोथ, इट इज फॉर बोथ माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है आर्टिकल 29, ऐसा नहीं है। इट इज फॉर बोथ माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी, बट आर्टिकल 30 इज स्पेसिफिकली फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन किया गया नहीं किया गया। फिर आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स राइट टू प्रेजर्व कल्चरल लैंग्वेज स्क्रिप्ट फॉर ए सेक्शन ऑफ पीपल। अब ये सेक्शन ऑफ पीपल चाहे मेजोरिटी का हो माइनॉरिटी का हो, डजेंट मैटर, सेक्शन ऑफ पीपल है। ठीक है, इट इंक्लूड्स रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बट आल्सो अदर सेक्शंस बीट इन मेजोरिटी। ठीक है, इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटी, दो इट सेड नो माइनॉरिटी कैन बी डिनाइड एडमिशन। ठीक है, लेकिन इससे ये नहीं है कि इसमें इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ोगे तो इसने बोला है नो माइनॉरिटी कैन बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल्दो इट इज बोथ अप्लाइड टू मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, लेकिन स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि माइनॉरिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक चीज ये लाई है कि बोथ मेजोरिटी माइनॉरिटी बट स्पेशल नॉन डिस्क्रिमिनेशन टू माइनॉरिटी। आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटी के लिए स्पेसिफिकली है। ठीक है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, अब आर्टिकल 35 में क्या है, कैन सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्टर देम। तो जितने भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो क्राइस्ट स्कूल्स हैं जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अपने माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है। अब इसमें भी बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो हैं। ठीक है, आप ये देखो कि अगर ये मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो क्या वो टीचर जो है वो रिजर्व कर सकते हैं कि भाई सिर्फ जो है उसी माइनॉरिटी के जो रिलीजन के जो एम्प्लॉई हैं वही रहेंगे? तो यस, ये कर सकते हैं। तो इनकी जो इंटरनल रेगुलेशन है वो ये कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। बट एट द सेम टाइम कि जो अदर लॉज है कंट्री के, जैसे क्वालिटी ऑफ टीचर्स हो गई कि नीट क्वालिफाई होना या कुछ भी सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो जो लॉज है कंट्री के उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है इसमें भी। ठीक है, फिर these right do not prohibit denial of admission into any education institution to citizen on the basis of place of birth and residence। तो इसके बेसिस पे आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब सॉरी, इसके बेसिस पे आप डिनाई कर सकते हो बट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन रेस कास्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, कि कौन सा चाइल्ड भर्ती होगा, आप जो है जैसे क्राइस्ट स्कूल है उसमें अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये दिस विल टेंट अमाउंट टू लाइक कन्वर्टिंग यू बेसिकली। ठीक है, कि अगर आप जो है क्रिश्चियन नहीं हो तो आपको पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इन आर्टिकल 13। ठीक है, पार्ट 1 नॉट मेंशन। अब ये आता है एक्लिप्स जो डॉक्ट्रिन है वो इसमें मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बेसिकली कहती क्या है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे लॉज हैं, ये लॉज नहीं है, लॉज है, जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो हमारा छुप जाएगा। ठीक है, कि जैसे इतना बड़ा लॉ है और इतना कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को जो है वॉयलेट करता है, तो इतना जो है इनवैलिड रहेगा, इतना वैलिड रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। फिर आर्टिकल 20 सेज कि प्रोटेक्शन, हाँ, कि जो प्रोटेक्शन है कन्विक्शन के अगेंस्ट, वो क्या इंडिविजुअल के लिए है सिर्फ, वो लीगल पर्सन्स के लिए भी। अब लीगल पर्सन्स में क्या आता है, कंपनी के लिए भी है। ठीक है, और सिटीजन और फॉरेनर के लिए तो है ही है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्या था, फॉरेनर के लिए कौन से नहीं है, 15, 16, 19, 29, 30 रट जाएगा तुम्हें। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। अब जो डबल जेपर्डी है ये आर्टिकल 22 से रिलेटेड है। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल टू कोर्ट्स। मतलब कोर्ट ने कुछ सजा सुना दी, मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है, उसके डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी करी और कोर्ट ने उसको सजा दे दी, तो ये कर्मचारी कह रहा है कि डिपार्टमेंट से मुझे ना निकाला जाए, कोर्ट ने तो सजा दे दी। तो ऐसा नहीं है, ये अलग है। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स फिर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बोलता है तो ये वही है कि डीएनए वगैरह दे सकते हो, हाँ दे सकते, मतलब देना उसको, वो एडमिसिबल है डीएनए। अब रिट्स पे आ जाते हैं। रिट्स भी इस फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है, क्योंकि आर्टिकल 32 में आप रिट अप्लाई करते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपना डिसीजन देता है। तो इसमें कई तरह की, जैसे मैंडेमस है। अब ये कौन रिट होती क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा,
तो इसमें कुछ आगे पीछे होता है रिट्स में कि कुछ कंडीशंस लग जाती हैं, उस कंडीशन में ये रेट अप्लाई होगी कि नहीं होगी, तो वही मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आपको बेसिक्स पहले से मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा बता दूंगा मैं कि जो मैंडेमस रेट होती है विच इज टू ऑर्डर, टू कमांड, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है और वो होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इस काम को करो, मतलब आदेश देता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि आदेश होना चाहिए पालन। ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकती और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ये दो इसके एक्सेप्शन है, मतलब सरकारी कर्मचारी को ही आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन किसी भी जो प्राइवेट एम्प्लॉय है उसको नहीं दे सकता, और प्रेसिडेंट को नहीं दे सकता, कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता कि ये करके दो मुझे, तो प्रेसिडेंट की इतनी मतलब स्टेटस है कि उसको नहीं दे सकता। फिर नेशनल इमरजेंसी में फेडरल सिस्टम कन्वर्ट्स टू यूनिटरी सिस्टम, दिस फीचर इज यूनिक नॉट बोरोड। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि नेशनल इमरजेंसी में हमारा यूनिटरी सिस्टम हो जाता है और ये हमने कनाडा से लिए लेट से, तो ये गलत है, इट इज यूनिक फीचर। लेकिन हमने जर्मनी से लिया है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो जर्मनी से लिया है, वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑल्सो मैंडेमस जैसे प्रेसिडेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट तो नहीं लग सकता है, ऐसे ही प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी उसमें भी नहीं लगता है। अब ये प्रोहिबिशन और सर्टियररी में बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें दोनों में क्या है, कि आप ये देखो सर्टियररी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, और जो हमारा प्रोहिबिशन है ना वो सिर्फ प्रिवेंटिव रहता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर कोई को जो लॉ है वो पेंडिंग है, मतलब कोई डिसीजन पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में, अभी डिसीजन हुआ नहीं है, उसके पहले ही प्रोहिबिशन लगा सकता है कोई भी ऊपर वाला कोर्ट। ठीक है, लेकिन सर्टियररी में क्या होता है कि पहले भी बुला सकता है उसको, मतलब डिसीजन नहीं हुआ है, और डिसीजन के बाद उस डिसीजन को क्वेश भी कर सकता है सर्टियररी में। पहले सर्टियररी जो था वो सिर्फ जो है कोर्ट से रिलेटेड था, लेकिन सर्टियररी अब जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। तो क्यों किया गया है, क्योंकि किसी गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया लेकिन उसे क्वेश करना है, तो कैसे करोगे, तो क्वेश सर्टियररी से कर सकते हो, जैसे एफआईआर क्वेश है या फिर कुछ भी क्वेश कराना है तो सर्टियररी आप अप्लाई कर सकते हो। कि प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है, इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेचर के अगेंस्ट तो दोनों ही नहीं होते और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखना है कि इन दोनों में ये डिफरेंस है कि प्रोहिबिशन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बट सर्टियररी इज अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज टू। देखो, जुडिशियल क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये दोनों सेम है कि लेजिस्लेचर और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट दोनों ही नहीं हो सकते। ठीक है, ये दो डिफरेंस है, बस ये याद रखना कि ओनली सर्टियररी कैन बी इशूड टू कॉल फॉर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट एंड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है। अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, सर्टियररी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, क्यूरेट भी कर सकता है। प्रोहिबिशन इज अपोजिट टू मैंडेबस, प्रोहिबिशन मींस पुट स्टे वेयर एज मैंडेबस मींस पुट एक्शन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा स्टे लगा देता है सुप्रीम कोर्ट, जो है किसी भी ऑर्डर पे स्टे लगा देता है तो प्रोहिबिशन के अंदर लगाता है। अब ये बोलता है कि मैंडेमस क्या जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट है, तो यस, जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट भी हो सकता है, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि इस चीज पे आदेश करो जल्दी, 10 दिन के अंदर आदेश हो जाना चाहिए, दे सकता है। मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, अब जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं हो सकता है, तो ये हमने पढ़ा है। अब ये रिट्स जो है हर केस में नहीं हो सकती इशू, कुछ केस ऐसे हैं जहां पे रिट्स इशू नहीं होती है, वो कौन कौन से केस हैं, इन पे भी क्वेश्चन बन जाता है। व्हेन द डिटेंशन इज लॉफुल, जब आपकी डिटेंशन लॉफुल हो, ठीक है, किसी लॉ के अंदर हो तो आप नहीं कर सकते। द प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और ए कोर्ट, ठीक है, डिटेंशन इज बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिटेंशन किया है, इट्स आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो इन केस में रिट अप्लाई नहीं होती है। अब ये आउटसाइड जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट का क्या मतलब है, जैसे कोर्ट मार्शल हो गया हमारा जो मिलिट्री में होता है, ठीक है, अब वो किसी कोर्ट के अगर ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें कोई
केस लग ही नहीं सकता है तो उसमें कैसे करोगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो वैसे भी रिट्स नहीं है, ओनली इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट देयर आर रिट्स, ठीक है। अब रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की नैरोअर है हाई कोर्ट से, क्यों? जैसे मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आर्टिकल 32 के अंदर अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो रिट लेगा, लेकिन हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट के 226 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है तो हाई कोर्ट में वैसे भी जा सकते हो, लेकिन अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है तो भी जा सकते हो, और तो और हाई कोर्ट में अगर लीगल राइट वायलेट होता है ना तो भी आप जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, इसलिए हाई कोर्ट की जो रिट है वो बड़ी है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। वो क्यों बड़ी है? सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ कम है, जज कम है, इसलिए ही है। अब पार्लियामेंट हैज द पावर टू एम्पावर courts beyond SC and Supreme Court and High Court to issue writs, orders, directions, ठीक है। अब ये देखो कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है कोई स्पेशल कोर्ट बना दिया पार्लियामेंट ने तो उसको पावर दे सकता है रिट इशू करने की, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। टिल नाउ पार्लियामेंट हैज नॉट एम्पावर्ड एनी कोर्ट ऑफ लॉ टू इशू रिट्स, हेंस ओनली टिल नाउ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकता, एंड दोज केसेस आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 33 में लिखा है कि पार्लियामेंट नॉट स्टेट असेंबली टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस फोर्सेज। तो इनके लिए सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है, ठीक है। हाउएवर जैसे अब आपको बताया था कि होम गार्ड एक्ट है, ठीक है, तो होमगार्ड पार्लियामेंट करता है, ये क्वेश्चन आया था इसमें, और स्टेट लेजिस्लेचर करता है लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस आर्टिकल अगर आपने ढंग से पढ़ा है, इसको समझा है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। However, the Supreme Court held that declaration of martial law does not ipso facto result in suspension of writ of habeas corpus। कि अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो ये क्वेश्चन आ गया कि मार्शल लॉ लगा है तो आपका रिट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होता है, ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, किसी को जान से भी मार सकते हो मार्शल लॉ के अंदर, ठीक है। लेकिन कहाँ लिखा गया है कि मार सकते हो, कि लिखा नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड, मार्शल लॉ इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन ये बोला है कि हैबियस कॉर्पस को सस्पेंड नहीं कर सकते हो, ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं कर सकते हो, बाय एन ऑर्डर यू कैन डू इट। मार्शल लॉ इफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट रिलेशन को मार्शल लॉ इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी हमारी ऐसी है जिसमें फंडामेंटल राइट तो वायलेट कर ही सकती है गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन भी कर सकती है, मतलब यूनिटरी भी कर सकती है, और जो पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको भी मैनेज कर सकती है। अब मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज है तो हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या उसमें सिर्फ फौजी ही इंक्लूडेड है, जो बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक्स, कुक्स हैं, चौकीदार हैं, तो वो भी इंक्लूडेड? तो हाँ, फौज में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं आर्म्ड फोर्सेज में, चाहे वो बंदूक उठाते हैं चाहे नहीं उठाते हैं, बीट, बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, कुक, चौकीदार, बुक मार्कर्स, टेलर्स, जो भी है नॉन कॉम्बेटेंट जो मेंबर्स है ना, वो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेज में आते हैं, बिकॉज दे आर द सपोर्टिंग स्टाफ। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारी फौज कैसे काम करेगी? अब इसमें बोला है कि आर्टिकल 33 में कि कोर्ट मार्शल जो है ना वो एक्सक्लूड कर सकता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, रिट ज्यूरिसडिक्शन से एक्सक्लूड कर सकता है। तो यस, पार्लियामेंट कर सकता है और किया भी है कि जो कोर्ट मार्शल है अगर होता है तो आप रिट ज्यूरिसडिक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। मान लो फौज ने किसी को डिटेन किया है, किसी फौजी को कोर्ट मार्शल हो रहा है उस पर, तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि मेरा हैबियस कॉर्पस है, फौज ने मेरे को किडनैप कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप, ठीक है। सो फार एज द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये चीज कि अगर ऐसा होता है तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो है वो होती है, लेकिन वो कोर्ट मार्शल के अंडर नहीं है, वो मार्शल लॉ के अंडर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल हमारा किससे रेगुलेट होता है? आर्मी एक्ट से, जो और जो नेवी एक्ट जो भी है हमारे आर्म फोर्सेज एक्ट है, ठीक है। लेकिन मार्शल लॉ इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, ठीक है, कर्फ्यू लग गया तो मार्शल लॉ हो गया वो। फिर आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स, नहीं, कर्फ्यू तो अलग चीज है, वो पुलिस करती है, मार्शल लॉ इज कम्प्लीटली डिफरेंट वेयर मिलिट्री टेक्स चार्ज। फिर आर्टिकल 30, अब मार्शल लॉ कहते हैं, आप क्या आफ्सपा मार्शल लॉ है? नहीं, आफ्सपा इज अ डिफरेंट थिंग, ये एक्ट है पार्लियामेंट का, इट इज नॉट अ मार्शल लॉ, मार्शल लॉ अभी तक अप्लाई ही नहीं हुआ है।
फिर आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी ऑफ द एरिया विद इन टेरिटरी। ठीक है, अब ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो अगर मार्शल लॉ हमारा अप्लाई हो रहा है किसी भी पार्ट में। अब इसके साथ एक और चीज है कि क्या पार्लियामेंट जो है इंडेमनीफाई कर सकता है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को। मान लो मार्शल लॉ अप्लाई हो गया और किसी किसी की डेथ हो गई, ठीक है, गोली लग के, तो क्या उसको इंडेमनीफाई कर सकती है पार्लियामेंट? यस, लेकिन पार्लियामेंट ही कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ने इंडेमनीफाई कर दिया, मतलब किसी फौजी को बोल दिया है कि उसने जो मार्शल लॉ में मारा है, ठीक है, कोलेटरल डैमेज हुआ है बेसिकली, तो क्या कोलेटरल डैमेज के लिए भी उसको फिर कोर्ट में जो है वो किया जाएगा? तो नहीं। ठीक है, तो एक्ट ऑफ इंडेमनीफाई कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट बेसिकली, अगर मार्शल लॉ अप्लाइड है तो। कोलेटरल डैमेज तो होगा, कहीं पे शांति करनी है तो एक आध जो है इनोसेंट लोगों की जान जा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। फिर आर्टिकल 34 क्लियरली ऑथराइजेज द एग्जीक्यूटिव टू डिक्लेयर मार्शल लॉ इन एरियाज इट डीम्स फिट। मतलब ऐसा है कि ये लिखा गया है क्या कि कहीं भी अप्लाई कर सकते हो मार्शल लॉ को? नहीं, लिखा नहीं गया, ये इम्प्लिसिट है। ठीक है, डिफाइन नहीं किया मार्शल लॉ को, कहाँ लगा सकते हो कहाँ नहीं लगा सकते हो, उसकी क्या मतलब वो होंगी, वो नहीं लिखा गया है। इट इज इम्प्लिसिट, क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, फिर आर्टिकल 35 पे आ जाते हैं कि कुछ ऐसे लॉज है जो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। कौन कौन से? अनटचेबिलिटी राइट, जो भी एक्ट है पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट नहीं बनाएगा। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट बताया था। फिर ठीक है, फोर्स्ड लेबर एंड बेगार का जो एक्ट है, ठीक है, वो भी नहीं बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन कुछ ऐसे लॉज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, जैसे कि लॉज टू रिफॉर्म और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विद पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदूज अंडर आर्टिकल 25। तो ये लॉ स्टेट बना सकती है, तो ये एक्सेप्शन है थोड़ा। ठीक है, और कुछ और ऐसे लॉज है जिसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट नहीं बनाएगी, जैसे प्रेस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 16 वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा। और वही कि रिट्स देने के लिए किसी कोर्ट को अगर एलिजिबल करना है तो वो भी पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट नहीं बना सकती। ठीक है, पुलिस फोर्स आर्म फोर्सेज के लिए तो हमने पढ़ाई है, सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा। और इंडेनिफाई गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पार्लियामेंट बनाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जैसे मैंने बताया था। अब राइट टू प्रॉपर्टी 300 के अंदर आई थिंक। ठीक है, तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो क्या इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं? तो हाँ, इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, अगर आप लॉ बनाते हो उस चीज के लिए, पार्लियामेंट अगर लॉ बनाए तो उस लॉ से चीज रेगुलेट होगी वो। ठीक है, लीगल राइट बन जाएगा वो। तो इट कैन बी रेगुलेटेड, कर्टेल्ड, एब्रिज्ड और मॉडिफाइड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ये सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी अगर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो क्या पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता? कर सकता है, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कर सकता है, सिर्फ लॉ बना के कर सकता है। जैसे कि अनटचेबिलिटी है, उस पर भी लॉ बनाया ना पार्लियामेंट में, तो अनटचेबिलिटी अब कॉन्स्टिट्यूशन से तो रेगुलेट नहीं होती है, वो उस लॉ से होती है। सिमिलरली जो हमारा प्रॉपर्टी का राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट पार्लियामेंट हैज मेड ए लॉ ऑन इट। इसीलिए मतलब क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो आर्टिकल 32 के अंदर तो जा नहीं सकते, आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हो। अब ये क्वेश्चन आ गया कि गारंटीड है कि कंपेंसेशन देगी ही गवर्नमेंट अगर आपकी जमीन कब्जा ली, तो ये गारंटी नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर आपकी जमीन कब्जाती है, ठीक है, तो उसकी गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट देगी ही देगी आपको पैसे। लेकिन हाँ, अगर माइनॉरिटी की जमीन कब्जाती है, माइनॉरिटीज की जमीन कब्जाती है, तो गवर्नमेंट को देने पड़ेगा कंपेंसेशन, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 3029 में दिया हुआ है ये चीज। यू कैन नॉट यूज ऑफ द लैंड ऑफ माइनॉरिटीज बेसिकली। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड नीदर अगेंस्ट लीगल एक्शन नॉर अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, ये अगेंस्ट इनकरेक्ट हो जाता है। वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, मतलब कि कोई डीएम है, डीएम ने आदेश दिए कि भाई ये जमीन जो है आपके हिसाब से निकल के अब ये गरीबों में बांट दी जाएगी, तो ये डीएम नहीं कर सकता है, तो वो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर लॉ कहता है कि डीएम ऐसा कर सकता है, अगर लॉ में है वो लीगल है, तो कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज डिपेंड ऑन नीदर लीगल एक्शन। इसीलिए आपने देखा होगा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट्स हैं उन पे कितनी प्रोटेस्ट होती है। बीजेपी गवर्नमेंट ने वापस लिया था ये एक्ट इन 2014, ये एक्ट पास किया था ताकि रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह
बहुत तेजी से डेवलप हो, लैंड बैंक बने, लेकिन उसे वापस लेना पड़ा ये एक्ट। इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें पावर दी गई थी गवर्नमेंट को कि किसी भी जमीन को कब्जा ले, कंपेंसेशन बेशक दे दे, कंपेंसेशन देते, लेकिन जमीन को कब्जाने की होती है। अब कोई हाईवे है, उसके बीच में घर बन, मतलब चारों तरफ जमीन कब्जा लिए घर बना हुआ है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जबरदस्ती इसको कब्जा सकती है उस लॉ के अगेंस्ट। तो ये अब हो गया है, तो कंपेंसेशन इसमें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, एंड दैट इज लाइक 2-3 टाइम्स ऑफ मार्केट प्राइस, तो कुछ ऐसा था उस एक्ट में। तो गवर्नमेंट जो कंपलसरी एक्विजिशन था वो वापस ले लिया गवर्नमेंट ने बेसिकली, ठीक है। बाकी आपको डिटेल इस एक्ट को पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, इसमें ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन। तो फिर आर्टिकल 45 का क्या हुआ? आर्टिकल 45 में ये बोल दिया कि पहले आर्टिकल 45 में थी ये चीज कि 6 से 14 साल तक आपको एजुकेशन देनी चाहिए, डीपीएसपी में था, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट हो गया। तो आर्टिकल 45 में क्या हुआ, अब 6 साल से नीचे के लिए केयर दे दी गई है, ठीक है, डीपीएसपी में। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है? हाँ, जैसे मकोका हो गया, यूपी कोका हो गया, तो वो बना सकते हैं दोनों। पार्लियामेंट ने कौन सा बनाया था? पोटा, तो ये वापस लिया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट की ड्यूरिंग। फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर डिटरमाइंड ऑन स्टेट वाइज बेसिस, ठीक है, आप ये ध्यान रखना कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जितनी भी हैं वो स्टेट वाइज डिफाइन होती हैं। अब क्या एक्सेस टू इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट है? तो यस, आर्टिकल 19 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये फंडामेंटल राइट है, तो है। जैसे इसमें होता है ना राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब आर्टिकल इंटरनेट जो है ना वो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की डोमेन में आ गया है बेसिकली, तो वो फंडामेंटल राइट है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू इंटरनेट इज प्रोटेक्ट एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, 21 फला ठिका, तो आपको ये देखना राइट अंडर आर्टिकल 19 है। अब ये देखा गया कि ये राइट टू मूव फ्रीली आउट ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 में राइट टू मूव फ्रीली है ना, तो आउट ऑफ द कंट्री के लिए भी आर्टिकल 19 लगेगा? तो नहीं, आउट ऑफ कंट्री के लिए आर्टिकल 21 लगेगा। तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 में है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। बाकी आप फंडामेंटल राइट्स बुक से पढ़ो, लक्ष्मीकांत से पढ़ो, ठीक है। ये जो पॉइंटर्स मैंने बताए इन पे ध्यान रखना बस, ठीक है, रिवीजन बहुत अच्छे से होगा और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर डीपीएसपी पे आ जाते हैं। फिर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में हमारी फाइट थी, तो किन चरणों से गुजरी वो, तो हम इसमें देखेंगे। जैसे चंपकम दोराई राजन है 1951, तो फंडामेंटल राइट वुड प्रिवेल बट एफआर कैन बी अमेंडेड बाय सीए। तो चंपकम दोराई राजन में बोला था कि फंडामेंटल राइट इज बिगर देन डीपीएसपी, और फंडामेंटल राइट हम अमेंड कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। गोलकनाथ केस में हमने पढ़ा ऊपर कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? देखो, फंडामेंटल राइट जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है हमेशा प्रोटेक्ट करना, डीपीएसपी जो है गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को इलेक्शन विन करने के लिए वो डीपीएसपी चाहती है। अब कुछ डीपीएसपी को डालने के लिए, मतलब अप्लाई करने के लिए, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स को हटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटाना पड़ा। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि हमें अमेंडमेंट की ताकत मिले, तो अमेंडमेंट को बोल दिया था चंपकम दोराई राजन के है ताकत, फिर गोलकनाथ में हटा दिया था। फिर आपको पता है कि 24th आया, फिर उसके बाद केशवानंद भारती आया, तो बोल दिया कि हाँ आप चेंज कर सकते हो फंडामेंटल राइट को, बट नॉट अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये आई थी हमारी। तो इसमें क्या था कि जो आर्टिकल 31C है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 23rd एंड 24th में, कि हम भाई कोई भी डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट हटा देंगे। लेजिस्लेशन आ गई थी उसकी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गए थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। फिर केशवानंद भारती में ये बोला था कि जो आर्टिकल 31C है उसका पार्ट 2 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें पार्ट 2 में ये बोला था कि कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसको डिक्लेयर कर दिया वॉइड। लेकिन जो आर्टिकल 39B और C है, ठीक है, जो मतलब इसका पार्ट 1 है आर्टिकल 31C का, उसमें यह था कि 39B और C को अप्लाई करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हो, तो यस, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए यस बोल दिया। अब इसमें आर्टिकल 39B और C में ऐसा क्या है, आर्टिकल 39B एंड C में ऐसा क्या है कि दे आर बिगर देन फंडामेंटल राइट,
कि अगर यह अप्लाई करोगे आप, इसके लिए गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, तो फंडामेंटल राइट मतलब आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू अमेंड एनी डीपीएसपी टू द पार्लियामेंट ये बोल दिया गया था। तो इसको तो था, डीपीएसपी तो अमेंड कर सकते हो आप अभी भी। हाँ, मतलब डीपीएसपी चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें बोला था राइट टू अमेंड एनी फंडामेंटल राइट, एनी एफआर। जैसे ये बोला था कि पार्ट 2 में ये था कि एनी एफआर को आप वॉयलेट कर सकते हो, लेकिन ये स्टक डाउन किया गया इसमें 1980 में। और पहले भी बोला गया था केशवानंद भारती में भी कि सिर्फ 39 बी और सी के लिए आप जो है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकते हो फॉर डीपीएसपी, बट नॉट फॉर अदर डीपीएसपीज। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कब आया था? मेनका गांधी केस में। फिर आईआर कोएलो केस में क्या था कि 9th स्केड्यूल जो है उसमें भी जुडिशियल रिव्यू होगा। कौन से केसेस में होगा? कि केशवानंद भारती जब जजमेंट आई थी 1973 आई थिंक 74, तो उस जजमेंट के बाद के जो भी हमारे केसेस हैं वो सारे जो 9th स्केड्यूल में डाले गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उन पे। और भी कई सारे केसेस है, मैंने डाल दिए थे एक साथ, कि इंदिरा साहनी केस है कि 50% कैप लगेगी रिजर्वेशन पे, क्रीमी लेयर इंसर्ट कर दी थी। लिली थॉमस जजमेंट है कि जो कन्विक्टेड, पहले क्या होता था कि जो जैसे लालू यादव कन्विक्ट हो गया, तो जब लालू यादव जी कन्विक्ट हो गए तो लोअर कोर्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कन्विक्ट हो गए, तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी। तो उन्होंने ये झांसा दे दिया कि हाई कोर्ट में क्योंकि मैंने अपील कर दी है तो मैं अभी भी गिल्टी नहीं हूँ, और इसके लिए वो उनकी जो एमपी शिप है वो चले जा रही है। तो ये इसके लिए लिली थॉमस जजमेंट ने बोला कि आप हायर कोर्ट में अगर अपील कर रहे हो और लोअर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया है तो भी आप डिस्क्वालीफाइड रहोगे। ठीक है, चंद्र कुमार जजमेंट था जिसमें ट्राइब्यूनल डिसीजन कैन बी अपील्ड अगेंस्ट इन हाई कोर्ट। तो पहले ये था ट्राइब्यूनल जो होते थे वो डायरेक्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता था, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत क्राउडेड हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट में अपील जाएगी इसकी। और दूसरा कारण ये था कि हाई कोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये क्वेश्चन आ गया कि क्या डीपीएसपी हमारे सिमिलर टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं? यस, ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। अब डीपीएसपी के अमेंडमेंट्स पे आते हैं कि 4 बार ये डीपीएसपी अमेंड हुआ है, कौन कौन सी बार हुआ है और क्या क्या एडिशन हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ी देखने वाली बात है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें हमारी 4 चीजें ऐड करी गई थी। कि आर्टिकल 39 में अमेंड किया गया था टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का हेल्दी डेवलपमेंट, इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। अब फ्री लीगल एड हमारी 42nd में आई थी, ठीक है। सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, उस टाइम हमारी कुली मूवी भी आई थी। फिर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एनवायरमेंट का आया था। और आपको पता होगा उस टाइम पे हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, क्या नाम है उसका, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1972-73 में हुई थी, तो ये भी आया था हमारा। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट में और भी चीजें ऐड करी गई, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि आर्टिकल 38 जो है, ठीक है, इसमें जो चेंजेस हुए वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुए कि विच रिक्वायर स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद क्या एडिशन हुआ हमारा 86th में, आर्टिकल 45 मतलब वही राइट टू एजुकेशन बना तो 45 ऑल्टर कर दिया गया, ठीक है। फिर 97th में हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई थी। तो ये 4 बार हमारा अमेंडमेंट हुआ था। अब क्या डायरेक्टिव्स जो हैं वो सिर्फ पार्ट 4 में है? नहीं, और भी डायरेक्टिव्स हैं, जैसे क्लेम्स ऑफ SC/ST टू सर्विसेज आर्टिकल 335, ठीक है, डायरेक्टिव है। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग आर्टिकल 350A, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज आर्टिकल 351, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव्स हैं अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन पे लॉ बन गया तो वो कानूनी है, वरना आप रिट लगा सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है हाईकोर्ट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। इंडियन ब्रांच ऑफ सोशलिज्म इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिज्म, ठीक है। आपको ये देखना है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, क्योंकि सोशलिस्ट स्टेट है प्रियम्बल में लिखा है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिज्म है कि नहीं है, क्योंकि स्टेट बोल रही है ना स्पॉन्सर्ड है और वेलफेयर हमारी इकोनॉमी भी है, तो कई लोग इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हैं, बट नहीं।
स्टेट स्पॉन्सर सोशलिज्म, इसको प्रॉपरली माओइज्म या मार्क्सिज्म बोलते हैं, तो हमारी वो नहीं है, हमारी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब है कि मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी, बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो गांधीयन सोशलिज्म हम कह सकते हैं अपने आप को। और डीपीएसपी का जो आइडिया हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, ठीक है, और आयरिश ने भी जो है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, लेकिन अपन स्पेनिश से नहीं बोलेंगे, आयरिश से ही बोलेंगे। अब डीपीएसपी की क्या सैंक्टिटी है, अगर आपको ये आ जाए कि डीपीएस की क्या ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो ये लिखा है, ठीक है, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट, तो आपका गलत ना हो जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस इट basically in article 37 that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of state to apply these principles in making laws, basically, ठीक है। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पे। फंडामेंटल ड्यूटी आर ओनली फॉर सिटीजन, फॉरेनर के लिए नहीं होती हैं, ठीक है, नो फॉरेनर। अब फॉरेनर के लिए हमारे ज्यादातर फंडामेंटल राइट होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, 15, 16, 19, 29, 30, और एनिमी फॉरेनर है तो 22 भी नहीं मिलेगा। फिर सरदार सोरेन सिंह कमेटी ने कुछ और भी ऐसी ड्यूटी बताई थी जो कि इंक्लूड नहीं करी गई हैं, जैसे ड्यूटी टू पे टैक्स, ठीक है, लेकिन वो हमारी एक्सेप्ट नहीं करी गई है। और उसने ये भी बोला था कि पेनल्टी इम्पोज कर सकते हो आप, मतलब पेनल्टी, अगर फंडामेंटल ड्यूटी आपने फॉलो नहीं करी तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है, लेकिन वो भी हमारा ऐड नहीं किया गया है। तो ये दो चीज ऐड करी गई हैं। अब ये भी बोलते हैं कि राइट टू वोट बोला था क्या, और राइट टू दिस बोला था क्या सोरेन सिंह कमेटी ने, तो नहीं, सिर्फ ये दो चीज याद रखो आप। क्या एफडीज कोई पार्लियामेंट अगर लॉ बनाए उससे एनफोर्स करी जा सकती हैं, तो यस। तो कई लोग इसमें भी इनकरेक्ट कर देते हैं कि ये तो एफडीज जो है जस्टिसेबल नहीं है, इसलिए वो एनफोर्स नहीं करी जा सकती। लेकिन भाई अगर कानून बन गया तो करोगे ना। और बहुत सारी ऐसी एफडी हैं जो कानून, जैसे आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो एफडी बेसिकली उसको प्रमोट कर रही है, ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्सवाइल यूएसएसआर। जो डीपीएसपी है हमारे, वो आयरिश से आए थे, तो यहाँ भी कंफ्यूज कर देते हैं लोग, और ये यूएस से आए थे। फिर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं। ये अब इसमें कुछ डॉक्ट्रीन्स हैं, ठीक है, डॉक्ट्रीन्स आपकी इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब कलरेबल लेजिस्लेशन का क्या मतलब है कि जो पावर हमारे पास पार्लियामेंट की है और जो स्टेट लेजिस्लेचर की है, तो अपने अपने डोमेन में बेसिकली लॉ बनाएंगे ये, ठीक है। तो यही है कलरेबल लेजिस्लेशन का, कि पार्लियामेंट ये नहीं कह सकता कि स्टेट की सब्जेक्ट है, लेकिन जो है हमारी उसमें ये मतलब थोड़ी सी पावर आ रही है, ओवरलैप कर रही है, तो हम कानून बनाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्टिकुलर लेजिस्लेचर टू एनेक्ट ए पर्टिकुलर लॉ टू प्रिवेंट पार्लियामेंट टू enact on state list and vice versa decided by सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली, ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं लगेगा। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी है, ठीक है। सीवरेबिलिटी में क्या है कि आर्टिकल 2013 ये बोलता है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उतना लॉ वायलेट हो जाएगा, सारा लॉ वायलेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये लॉ इनवैलिड है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना इनवैलिड है, तो ये चलेगा अभी भी, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूरेबिलिटी। अब एक्लिप्स में भी यही चीज बताई थी मैंने तो, लेकिन आप ये देखो एक्लिप्स जो है ना वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और ट्रीटी के लिए है, ठीक है। इन लॉज को वॉइड नहीं किया गया है, वॉइड नहीं किया गया है, ठीक है, दीज लॉज आर नॉट वॉइड बेसिकली, लेकिन वो अप्लाई ही उतने ही होते हैं, ठीक है। जैसे ये लॉ है, इतना इनकंसिस्टेंट है, इतना अप्लाई, तो इतना ही अप्लाई होगा, ये वॉइड नहीं है। लेकिन इसमें क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, इसको काट के अलग कर देता है बेसिकली। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर है। इम्प्लाइड पावर का मतलब ये है कि फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर बिसाइड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर चार्टर एंड एज डेवलपिंग प्रैक्टिस, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज नहीं लिखी है, जैसे पार्टी सिस्टम है हमारा, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में जो हमारा 10th स्केड्यूल है उसमें पार्टी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व किया गया है बेसिकली, पहले तो नहीं था। तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर चलेगी बेसिकली। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है। पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब है कि नेचर ऑफ लेजिस्लेशन, नेचर ऑफ स्टैट्यूट क्या है,
ठीक है, ताकि एक लेजिस्लेचर दूसरी लेजिस्लेचर को पावर को यूसअप ना कर सके। अब ये पिथ एंड सब्सटेंस और आपको ये कलरेबल लेजिस्लेशन जो है ना, ये आपको थोड़ी सिमिलर सा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ जो स्टैट्यूट का नेचर डिफाइन किया, मतलब नेचर को आप देख रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात आ जाती है बेसिकली, जो हमारा 7th स्केड्यूल है, तो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। ऑल्सो आई एम नॉट ए लॉयर, सो आई कैन नॉट गो इनटू दैट मच ऑफ ए डिटेल, बस इतना याद रखो यूपीएससी के लिए। अब यूनियन लैंग्वेज के लिए सिर्फ क्या हिंदी अप्लाई कर रखी है और इंग्लिश अप्लाई कर रखी है, तो यस। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सारी 8 स्केड्यूल 8 की लैंग्वेज हैं, आप उसमें जो है यूनियन कर सकती है, तो नहीं, सिर्फ 2 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या लॉ है, यस। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो क्या वो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, यस, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, मिनिस्टर कर सकता है, प्राइवेट मेंबर कर सकता है, ठीक है। और क्या इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, तो नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर प्राइवेट प्रायर रिकमेंडेशन। और क्या इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग चाहिए, तो ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं हो सकती, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा को स्पेसिफिकली मतलब अलग से करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और अगर ये पास हो गया तो प्रेसिडेंट असेंट को मना कर सकता है कि मतलब दोबारा से भेज सकता है वापस, तो नहीं भेज सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया उसके पास तो साइन करेगा ही करेगा। तो ये 4-5 चीजें हैं, याद मतलब सिंपल ही है, याद करने वाली है। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, गेव फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। तो ये कई बार आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो थे पहले से थे, नहीं, आर्टिकल 323 ए और बी है ना, ये बाद में आए हैं हमारे, और 42 में आए हैं, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है, 44 में नहीं है, 42 में आए हैं। लेकिन तो क्या कोई भी ट्राइब्यूनल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, जैसे ए में तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, दूसरे में जो और भी ट्राइब्यूनल्स हैं, ठीक है, मतलब फॉर डिफरेंट पर्पसेस बेसिकली, तो उसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगा। तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, उसमें पावर दी गई है पार्लियामेंट को कानून बनाने की, तो कानून बनाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट में 1985 में। तो इस एक्ट के थ्रू ट्राइब्यूनल्स बनते हैं बेसिकली। अब बोला जाएगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, तो ये सेंटर बनाएगा, ये स्टेट बनाएगा, नहीं, ये दोनों सेंटर बनाता है। जो ये एक्ट है ना हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट में, इसमें पावर सेंटर को दे दी गई है दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने की। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अलावा भी बहुत सारे अलग टाइप के ट्राइब्यूनल होते हैं, ठीक है, जैसे टैक्स ट्राइब्यूनल हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या टैक्स ट्राइब्यूनल स्टेट बना सकता है, जैसे जीएसटी, या फिर स्टेट एसजीएसटी हो गया, इसके ट्राइब्यूनल स्टेट बना सकता है, तो यस। अब ट्राइब्यूनल हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे मोटर व्हीकल का ट्राइब्यूनल हो गया, तो क्या स्टेट बना सकता है, यस, क्योंकि मोटर व्हीकल आता है स्टेट में। द नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाई सिंपल मेजोरिटी। अब कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए हर चीज के लिए आर्टिकल 368 नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड होता है, स्पेशल मेजोरिटी से भी अमेंड होता है, ठीक है, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट से भी होता है। तो वो केसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया है, तो आप एक एक केस पढ़ सकते हो। जैसे कि सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से, जैसे नई स्टेट बनानी है तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, स्टेट को ऑल्टर वगैरह करना है तो हो जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में बनानी है तो पार्लियामेंट तो सिंपल मेजोरिटी से ही करता है, स्टेट जो है जिस स्टेट में बन रही है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करती है रेजोल्यूशन, ठीक है, वो भी लॉ नहीं होता, रिजोल्यूशन होता है। फिर सेकंड स्केड्यूल, जिसमें पे पक्ष, प्रेसिडेंट, गवर्नर की कितनी पेमेंट वगैरह होनी चाहिए, तो वो सब है, पार्लियामेंट का क्वोरम, ठीक है। फिर कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ा दी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये तो सब सिंपल मेजोरिटी है, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये हमारी स्पेशल मेजोरिटी है, लेकिन इसमें इस 50% ऑफ स्टेट नहीं चाहिए, ठीक है। ओनली फॉर फेडरल प्रिंसिपल्स वी नीड स्टेट परमिशन की आर विच आर रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट कंसेंट। कौन कौन से हैं ऐसे, जैसे इलेक्शन टू प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, अगर इसमें कुछ चेंज हो रहा है तो स्टेट की परमिशन चाहिए, क्योंकि स्टेट भी पार्टिसिपेट करते हैं ना उसमें, एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं।
फिर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट की स्केड्यूल 7 में दी गई है पावर्स, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव पावर्स में भी आप अमेंड करेंगे तो चाहिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ठीक है। जुरिस्डिक्शन सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से बढ़ सकता है, लेकिन अगर उनकी पोजीशन को आप इम्पैक्ट करोगे तो चाहिए। जीएसटी, ठीक है, 7th स्केड्यूल की लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, डिलिमिटेशन वाला नहीं आएगा इसमें, डिलिमिटेशन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ठीक है, कि किसी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन ही खत्म कर दी तो वो नहीं कर सकते आप। और 368 इटसेल्फ, ठीक है, स्केड्यूल 7 तो बोल ही दिया है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें देखना है बस वही है कि जो ये ऊपर मैंने जितने भी केसेस है ना वो दे दिए थे। पहला तो गोलकनाथ केस है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। गोलकनाथ केस है, उसमें बोला था कि फंडामेंटल राइट ब्रिज नहीं कर सकते। फिर है हमारा, उसके पहले था शंकरी प्रसाद केस जिसमें बोलते हैं फंडामेंटल राइट ब्रिज कर सकते हो। फिर 24th 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसमें बहुत सारे रेवोल्यूशनरी बोला गया कि हम तो सब कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह को वायलेट करेंगे पार्लियामेंट की तरफ से, ठीक है। फिर के केशवानंद भारती केस बाद में आया, ठीक है, उसने बोला था फिर बेसिक स्ट्रक्चर होगा, वायलेट कर सकते हो आप, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में बंध के ही कर सकते हो। अब ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड है? नहीं, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोग्रेसिव जजमेंट्स हैं उसमें आया है, और वो जजमेंट सारी जो है उसमें लिस्ट दे रखी है लक्ष्मीकांत में, वो लिस्ट को कर लेना, मैंने इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ना छोड़ दो, उसे आप पढ़ो, ठीक है। तो ये थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, हम अगली वीडियो में बाकी के चैप्टर्स करेंगे, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, और फिर उसके बाद जुडिशरी की एक और वीडियो आएगी जिसमें मोर और लेस आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।